आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी और मैं हूं मोहम्मद आमिर सलाम। मैंने बीटेक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और आज हम जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। होप आपको सबसे पहला काम करना क्या है कि ज्योग्राफी की 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखना है, तभी आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं वीडियो देखते, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपना एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक सामने रख लें। ये ब्लैंक पेज है हमारा जिसमें मैं शायद कुछ समझाना होगा तो समझाऊंगा। तो मैंने पुराने जो पिछला चैप्टर था जिसके अंदर मैंने बताया था कि लिथोस्फीयर होता है जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जो वाटर की जगह होती है उसको हाइड्रोस्फीयर और जो एयर की जगह होती है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर का जो लिथोस्फीयर जो हमारा है वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स में बटा रहता है जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, समझे। तो जैसे कि मान लो कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लो हमारा लिथोस्फेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स हैं। जो ये नंबर ऑफ प्लेट्स क्या करते हैं कि आगे पीछे घसकते हैं। तो आपको इतना नहीं जानना है अभी, वो सारी थ्योरी प्लैक्टोनिक थ्योरी वगैरह ये सब अभी नहीं जानना है। तो वो प्लेट्स की तरह होते हैं और वो प्लेट्स के अंदर वाइब्रेशन होता है। आगे जानेंगे जब जब ये प्लेट्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो बहुत ही मिली सेकेंड के चेंजेस होते रहते हैं ओवर द ईयर। तो अगर ये इस प्लेट्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं ठीक है, होते रहते हैं, हमेशा ही होते रहते हैं। और इस चेंजेस को दो तरह की चेंजेस कहा जाता है और इसके अंदर दो तरह की जो चेंजेस आती है, एक तो इंटरनली जो फोर्सेस लग रहे हैं इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं उसको, और जो फोर्स वर्क कर रहे हैं सरफेस पे उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब क्या है कि अर्थ का जो मूवमेंट जो प्लेट्स के हो रहे हैं उसकी वजह से जो सरफेस पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उस चेंजेस को हमने उस अर्थ के मूवमेंट को बेसिक्स ऑफ दो फोर्स के अंदर के काउज में बांटा है, जिसके अंदर एक इंडोजेनिक फोर्स होता है और एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। तो इन दोनों फोर्स को हमने बांटा है। अब क्या है कि जो इंडोजेनिक फोर्स है, जो अंदरूनी, इंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब ऊपर सरफेस पे, तो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से हमारा अर्थ क्वेक आता है, वैल्कोनो आता है, ठीक है, जो मास डिस्ट्रक्शंस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती कि वैल्केनो के जो वेंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे एक फिगर है, शायद ये बड़ा हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये बड़ा हो गया। अब देखो ये इंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो अर्थ है हमारा, इस अर्थ के अंदर इंडोजेनिक फोर्स लगा, जिसकी इंडोजेनिक फोर्स की जो मोल्टेन स्टेट है ये बाहर निकला, ठीक है। अगर ये फोर्स ऊपर लगता तो इसके अंदर कुछ और चेंजेस आते हैं, इसको एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये इंडोजेनिक फोर्स की वजह से इसके अंदर जो वाइब्रेशन हुआ और इसमें एक वेंट बना। तो ये देखो मैग्मा का चैम्बर है, ये मैग्मा का चैम्बर जब नीचे मेंटल के अंदर जो अर्थ क्रस्ट के जो 3 पार्ट होते थे जो पुराने हम पढ़ चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो मेंटल के अंदर जो मैग्मा थे वो मैग्मा इंडोजेनिक फोर्स के लगने के वजह से ये ऊपर आते हैं, और ये जो ऊपर आते हैं जिस होल से ऊपर आते हैं उसको वेन कहते हैं, वेंट, और वेंट से बाहर निकलते हैं ये, ठीक है। और जो वेंट से बाहर निकलते हैं उसको लावा कहते हैं। जो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं गैसेज और एशेज होते हैं, और जो मेन ओपनिंग होती है उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रस्ट है। तो ये हमारा हो गया आपको वोल्केनो इरप्शंस के बारे में। अब क्या है, अब जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि पूरा सरफेस हिल जाता है, ठीक है। तो अब अर्थक्वेक भी हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। तो ये जो फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, जहाँ पे हमारी ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का ज़मीन के अंदर, उसको कहते हैं फोकस, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं ईपी सेंटर। जैसे ये सरफेस का ईपी सेंटर है, ठीक है। और ये इस तरह के वेव होते हैं जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ता रहता है, जिसको सिस्मिक वेव कहते हैं। ऑल डायरेक्शन में ये बढ़ता है, ठीक है। और एक वेव जो ये एक प्लेट बनता है, जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक तरह की बाउंड्री बनाता है, प्लेट बाउंड्री, ठीक है। जिस तरह से अगर आप नदी के अंदर अगर ढेला डालते हैं ना, तो ढेला डालने के बाद एक वेव्स देखे हुए, एक ऊपर नीचे और एक हॉरिजेंटल जाती है और एक वर्टिकल जाती है। ये हमारे कोर्स में तो है नहीं, इसके अंदर जो दे रखा है कि पी वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं इसके अंदर, एस वेव्स जो होती हैं उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एल वेव जो होती हैं उसको सरफेस वेव कहते हैं। इसके अंदर दे रखा है। आपके अभी उतना काम की ज़रूरत नहीं है। तो अर्थक्वेक को जो हम मेज़र करते हैं वो सिस्मिक ग्राफी से करते हैं,
और अर्थक्वेक का जो मेज़रमेंट जो होता है, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं वो रिचर स्केल से करते हैं। देखो ये रिचर नहीं है, ये रिएक्टर है, सॉरी। तो रिएक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। अब लोग रिचर स्केल इसलिए मैंने बताया कि बहुत लोग रिचर स्केल बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेक्टर स्केल होता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है। तो मैग्नीट्यूड अगर 2 होता है तो बहुत ही कम होता है, हमें बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है। अगर 5 अगर अर्थक्वेक का रेक्टर स्केल है तो बहुत मतलब तुमको चीज़ें हिलेंगी। तो और बहुत ही हल्का, अगर 5 से ज़्यादा है तो हाई मैग्नीट्यूड कहा जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और 7 से अगर ज़्यादा है, 7 से अगर ज़्यादा है तो समझो कि बहुत मेजर अर्थक्वेक आया हुआ है वहाँ पे। अब एक वर्ड आता है वेदरिंग। वेदरिंग, जो भी रॉक्स जो टूटते हैं उसको हम वेदरिंग कहते हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और जो चीज़ किसी के घिसने के वजह से, इरोजन का मतलब होता है घिसना, ठीक है। अब घिसने की वजह से, और वो घिसता जैसे हवा चली और कोई चीज़ घिस घिस के आगे जा रहा है तो वो इरोजन का पार्ट है। या वाटर, किसी चीज़ को वाटर कहीं से जा रहा है, आप देखोगे एक मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आप पानी डालना तो पानी क्या करेगा, वाटर की उसको काटते हुए आगे निकल जाएगा, ठीक है, और एक गड्ढा सा बना देता। वो एक इरोजन का है। उसने क्या किया कि उस मिट्टी को, जो नीचे वाली मिट्टी था, अपने साथ लेके चला गया और वहाँ पे एक क्रेटर सा बन गया, एक छेद सा बन गया। वो इरोजन का पार्ट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई वाटर, विंड और आइस की वजह से अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो इरोजन का पार्ट आता है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वाटर फॉल हैं इंडिया के अंदर में। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजिल फॉल है, जो वेनेजुला में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये आपको जानना है। तो यहाँ पे मैंने अदर जो वाटरफॉल है, नायग्रा वाटरफॉल है जो कनाडा और यूएस के बीच में, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। विक्टोरिया फॉल जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन अफ्रीका के बीच में है। तो ये आपको याद कर लेना है, कहीं पे भी आपको ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। सो रनिंग वाटर जो है हमारा, जो रनिंग वाटर जो क्या करता है, वो इरोड करता है लैंडस्केप को। जहाँ से जैसे मान लो कि कहीं से रनिंग वाटर जा रहा है और वहाँ पे, जैसे आप मान लो कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जहाँ से यह मेरा ये पेज है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपने, ये सरफेस है हमारा, जो मान लो कि ये पूरा मेरा सरफेस है और आपने यहाँ पे पानी डाला, पोर कर देते हैं, तो ये पानी ऐसे ऐसे जो बह के जाएगा ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आप देखोगे, ये जो मान लो कि पानी जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक गड्ढा सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक गड्ढा सा हो जाता है और ये गड्ढा एक जो है वो यहाँ की मिट्टी को लेके कहीं और चला जाता है, ठीक है। मैं होप सो कि आपको मैं बता पा रहा हूँ। तो वो है हमारा जब ऐसा होता है लैंडस्केप को, तो जो रिवर है, मान लो कि रिवर जो बह रही है और वो एक एंगल पे जब कहीं पे गिरती है वाटरफॉल बना लेती है, ठीक है। तो वो उस तरह से स्टीप, अगर वैली आ जाता है या आगे में कुछ नहीं है तो वहाँ से वो गिरती है तो वो वाटरफॉल बना लेती है, ठीक है। हार्ड रॉक, वेरी हार्ड रॉक और डाउन टू स्टीप वैली, ठीक है। तो इस तरह के हमारे वाटरफॉल बनते हैं। और जो एक आता है मिंडर लूप कट, ठीक है, और एक्सबो, ये मैं आपको बताता हूँ आपको, कट ऑफ, ये एक्सबो लैक। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब वहाँ से हमारी जो, जब वो पानी ऊपर से गिरने के बाद नीचे आती है, जब सरफेस पे आती है, तो सरफेस पे आने के बाद वो जो सरफेस पे जब वो नदी जब बहती रहती है ना, तो वो ऐसे टेढ़ा आगे पीछे करके बहती रहती है, इस तरह से जिगजैग इस फिगर में। तो इसको कहते हैं मिंडर, ठीक है। सो जब मिंडर बहने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जिस तरह की जो सॉइल कट, ये पूरा फिगर में समझा देता हूँ, फिर आपको, मैं होप आपको समझ में आ जाएगा ये। अब देखो ये लैंडस्केप पे आने के बाद ये पानी रिवर बह रहा है, ये इस तरह का जो फिगर बनाता है इसको मिंडर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें फ्लड आया, फ्लड आने के बाद ये इधर उधर भागा, ठीक है, पानी इधर उधर भागा। फिर जब फ्लड नहीं आया तो ये पानी सिकुड़ के अंदर आ गया। तो इसने क्या किया, इसका डिपोजिशन यहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पे जो एक एरिया बन जाता है, इसको कहते हैं फ्लड प्लेन। जो एरिया बनता है, कुछ लोग समझते हैं कि ये एरिया को फ्लड प्लेन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लड आ सकते हैं। गलत, ये आप गलत समझ रहे हैं। ये जो पानी की वजह से जो प्लेन बना है उसको कहते हैं फ्लड प्लेन। ऐसा नहीं कि ये पानी के अंदर जब फ्लड आएंगे तो ये प्लेन बनेगा
यहाँ प्लेन में आ सकता है, गलत। ये आप बहुत लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियो विच आर गिविंग द वेरी रॉन्ग वे द इंफॉर्मेशन, सो होप यू कंसीडर। ओके, सो आप देखेंगे जब मेरी वीडियो, आज नहीं तो कल तो देखेंगे। सो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। जब फ्लड इसके अंदर आ जाते हैं, और फ्लड आने के बाद जो प्लेन बन जाता है और फिर पानी सिकुड़ के इस नदी में आ जाती है, तो वो क्या करती है कि बहुत सारे डिपोजिशन को छोड़ देती है, तो उस प्लेन को कहते हैं फ्लड प्लेन। अब क्या होता है, जब फ्लड आते हैं तो बहुत क्या होता है हमारा कि इस तरह से फ्लड आते हैं और एक जगह से पानी टकरा के फिर नीचे आ जाती है। तो एक जगह उसने भार बनाया, वहाँ पर भी डिपोजिशन डाला। जैसे मान लो कि ये हवा पानी इसमें से फ्लड हुआ, फ्लड होने के बाद एक बहुत थोड़ा सा दूर जाने के बाद ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद जब भी आप फ्लड देखोगे ना, तो ये पानी ऐसे चलेगा, ऐसे उठेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे उठेगा, इस तरह से फ्लड आएगा। तो ये देखो कि यहाँ पे हमारा एक तो पानी ऐसे उठा, फिर ऐसे उठा, फिर ये रिटर्न होके आ गया हमारा रिवर में। तो इसने ऊपर में भी एक डिपोजिशन डाला और नीचे में भी एक डिपोजिशन डाला। तो ये तो हमारा हो गया फ्लड प्लेन, लेकिन ये हमारा हो गया लीफ। ठीक है, तो ये हमारा लीफ हो गया, ये फ्लड प्लेन हो गया। अब एक आता है ऑक्सबो लेक। अब क्या है, देखो ये इस तरह से जा रही है रिवर, और ये जाके समुंदर में मिलती है। लेकिन ये इस तरह से जाते जाते जाते, तो यहाँ कॉर्नर पे क्या होता है ना कि डिपोजिशन होता रहता है। डिपोजिशन होने के बजाय ये यहाँ से जाते के जाते यहाँ से जाने लगती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रिवर ने यहाँ डिपोजिशन किया, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, देखो ये कट रहा है ना, ये ऐसे करके डिपोजिशन। अब ये इसने देखा कि यहाँ काट दिया ये। अब ये जैसे ये रिवर देखो, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक्चुअली में ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये यहाँ से आने के बाद यहाँ से कट लिया। क्यों कि इसने यहाँ से जो जा रही थी ये नदी, तो ये जो यहाँ पे जा रहे थे, तो यहाँ पे ये डिपोज कर रही थी अपने सेडिमेंट को। ये सेडिमेंट डिपोज करते 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 ये इसको काट दी, और ये यहाँ से निकल गई, क्योंकि अब ये पूरा भर गया, तो यहाँ से ये नदी निकल गई। तो ये जो लेक बनता है इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। सो होप सो कि मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। तो यहाँ के अंदर जो भी फ्लड प्लेन वगैरह है वो बता दिया, लीक बता दिया। जब रिवर अप्रोच करती है सी के पास, तो उसका स्पीड बहुत ही स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से वो नंबर ऑफ स्ट्रीम में बढ़ जाती हैं, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आप देखो यहाँ पे इसको जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है कि लोग गलत कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, और रिवर जो स्लो डाउन हो जाती है वो डिपोज करती है बहुत सारे लोड को, और ईच डिस्ट्रीब्यूटरी का जो माउथ का फॉर्मेशन होता है, अब वो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट जो भी है हमारा, उसको डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये हमारा फ्लड प्लेन है, ठीक है, फ्लड प्लेन, यहाँ पे लीफ है, वहाँ पे ऑक्सबो वगैरह बन गया। अब ये रिवर देखो यहाँ आई, यहाँ पे इतना स्लो हो गई कि यहाँ पे स्लो होने के बजाय रिवर क्या हुई कि अब क्योंकि इसके अंदर फोर्स नहीं है, ताकत नहीं है कि ये इसको चीरते हुए यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके कुछ पानी इधर जाने लगेगा, कुछ पानी इधर जाने लगेगा। फिर इसके पास इतना एनर्जी है ही नहीं कि ये पूरी तरह से काटे इसको। तो ये कुछ पानी इधर जाने लगेगा, इसके अंदर जो उसकी एनर्जी होती है, मतलब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अभी आपसे। सो आप 7वीं क्लास में तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर से आती है ये पानी, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी जब लॉन्ग टाइम पे जाते जाते ये एनर्जी पूरा का पूरा लूज कर देती है, पूरा का पूरा। होप सो आप 7वीं क्लास में तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी वो लूज कर देती है, तब ये बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन बना लेती है, जिसकी वजह से ये इसको तो यहाँ गिरना ही गिरना था। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है हमें। ये जो रिवर थी, अब तो यहाँ पे जब आई तो ये अपने साथ डिपोजिशन लेके आए, तो ये इसने यहाँ डिपोज करना शुरू किया। यहाँ कटी तो यहाँ डिपोजिशन किया, यहाँ कटी तो यहाँ डिपोजिशन किया, यहाँ कटी तो यहाँ डिपोजिशन किया, यहाँ कटी तो यहाँ, ये बहुत सारे देखो डिपोजिशंस बन गए। इस पूरे फॉर्मेशन को, जो माउथ यहाँ पे इतना सारे बन रहे हैं, इस पूरे फॉर्मेशन को हम कहते हैं डेल्टा। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी देखो, ये जो सारी बनी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है ना कि बहुत सारे ब्रांचेस को बना देते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरी, ये पूरे फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे क्या है कि रिवर जो अप्रोच कर रही है, जिसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई, रीज़न ऑफ कम होने की स्पीड का मैंने बता दिया आपको कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती है।
वो छोटे छोटे स्ट्रीम में बढ़ जाती है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और ये डिस्ट्रीब्यूटरी अपने साथ बहुत सारा लोड लेके आती है और वो हमें जो पूरे कलेक्शंस ऑफ सेडिमेंट के द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ इज कॉल्ड द डेल्टा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सी का जो है वो जो सी के सामने अगर पहाड़ आ जाता है या रॉक आ जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके फोर्स की वजह से बनती है, जिसको सी केव कहते हैं। तो होप सो आप एक बार गूगल पे जाके देख लेना। देखो ये है, और ये केव इस तरह से बन जाता है बहुत अंदर तक। आपने देखा होगा बेयर ग्रिल्स का, तो वो पानी के अंदर जाता है और यहाँ पे एक नदी नाव बना के ये अंदर अंदर यहाँ से पूरा एक पहाड़ से उधर चला जाता है। तो ये सी केव है। सी केव बनते क्यों हैं? हॉलो लाइक केव होते हैं रॉक के। वो जब ये वेव्स टकराती है तो वो सी केव बना देती हैं। जब केव बहुत ज़्यादा बिगर हो जाता है, क्योंकि जब केव है ना, जब ये जो पानी है, मैं आपको बता देता हूँ ये। अब देखो ये पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे पानी टकरा रहा है, तो ये तो यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, तो इसमें वेव्स आती रहती हैं। तो यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो ये देखो इस तरह से काटता रहता है। ये बहुत सारा काट रहा है, तो ये एक छत रह गई है, बाकी सब कुछ छूट गया है। तो बहुत बड़ा जो छेद हो जाता है, केव रूफ बन जाता है, रिमेंस रूफ है, तो उसको कहते हैं सी आर्क। तो यहाँ पे देख सकते हो सी आर्क बना हुआ है। और जब वही ये कट जाता है, पूरा का पूरा कट जाता है, इरोड रूफ भी कट जाता है, और सिर्फ एक वॉल से रह जाती है, उसको कहते हैं स्टक। ये हो गया हमारा। और जब जो स्ट्रिप है, रॉकी स्ट्रिप राइजिंग कॉस्ट वर्टिकली अबव द सी, इसको कहते हैं सी क्लिफ। अब क्या होता है यहाँ पे देखना कि जहाँ से बहुत सारे लोग छलांग लगाते हैं सी क्लिफ से, तो यहाँ पे एक रॉकी पत्थर का एक राइजिंग वर्टिकल एक पत्थर का ये पूरा एक क्या कहते हैं, एक वर्टिकल तुम्हारा एक बहुत बड़ा सा राइज होगा, उभरा हुआ होगा, उसी को कहते हैं पूरा का पूरा इस तरह से बना रहता है। वहीं से सी क्लिफ से ही लोग बहुत सारे छलांग वगैरह लगाते हैं, तो ये उसको कहते हैं सी क्लिफ। तो होप से मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो आइस का है, वो आइस जो है वर्क ऑफ आइस जो है, ग्लेशियर जिसको कहते हैं, ग्लेशियर को कह सकते हैं राइस रिवर ऑफ आइस, ठीक है। तो ये भी एज अ इरोड का काम करती है, लैंडस्केप का जो सॉयल है, स्टोन वगैरह को हमारे जिस तरह से होता है, जस्ट लाइक अ सेम वर्क होता है यहाँ पे। तो ग्लेशियर जो है वो भी मतलब सेम तरह का हॉलो या डीप हॉलो बनाती है। वो मेल्ट करती है, फील करती है वाटर वगैरह। वहाँ पर भी आपको माउंटेन पे भी एक आपको ब्यूटीफुल लेक बन मिल जाएगा, ठीक है। जो ग्लेशियर के जैसे सच एज रॉक, बिग रॉक, स्मॉल वगैरह डिपोजिशंस की वजह से जो ग्लेशियर मोरेन्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझना है कि जैसे कि आइस का जो ग्लेशियर है, आइस का जो ग्लेशियर है उसको रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने फ़ोटो नहीं लगाया, और वो रिवर ऑफ आइस क्या करती है, इरोड करती है लैंडस्केप को बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब जो आइस होता है ना, तो इसके जो नीचे में है ना पत्थर होता है, उसके ऊपर तो आइस जमा है। अब देखो ग्लेशियर क्रेफ जो होता है वो आउट डीप हॉलो होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता क्या है कि आइस जो है ना मेल्ट कर करके फील कर जाती है उसके अंदर वाटर, और वो ब्यूटीफुल लेक की तरह बन जाता है। माउंटेन वगैरह में आप देखे होंगे। और वो जो है ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर जो है वो क्या करती है, सच्चा रॉकी बिग भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं, सैंड स्लिट्स डिपोजिशंस वगैरह भी रखती हैं वहाँ पे। वो एक ग्लेशियर मोरेन्स बनाती हैं। अब जो क्या है, विंड जो है यहाँ पे मशरूम। अब देखो यहाँ पे जब आप जाओगे तो क्या कहते हैं आपका रेगिस्तान में जाओगे, सहारा डिज़र्ट में जाओगे, तो आपको एक इस तरह का एक बहुत बड़ा सा इस तरह का एक पत्थर का ऐसा लगेगा कि सैंड का होता है वो। ये सैंड का एक पत्थर मशरूम की तरह शेप्स होता है, तो ये बनता है हमारा मशरूम रॉक कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मशरूम रॉक सी लाइक अ रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली इज कॉल्ड द मशरूम रॉक, ठीक है। ये विंड की वजह से बनता है। विंड क्या करती है कि नीचे की जो सेक्शन को इरोड कर देती है उस रॉक सेक्शन ऑफ रॉक को, ठीक है।
और अपर का सेक्शन जो बड़ा हो जाता है तो उस रॉक को कहते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। उसका अपर सेक्शन वाइडर होता है और नीचे का वो छोड़ देती है, मतलब बहुत ज़्यादा काट देती है, ठीक है। तो वो होता है मशरूम रॉक। अब क्या होता है, एक सैंड ड्यून्स बनता है। ड्यून्स का मतलब होता है पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ आपको मिलेगा। वो क्या होता है कि जब एक बार जब रेत उड़ने के बाद वो एक जगह जाके डिपोज हो जाती है। डिपोज होने के बाद जब हवा बंद हो जाती है तो वो एक छोटा सा लो हील का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको सैंड डून्स कहते हैं। अब आते हैं उस जो सैंड के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं और वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। और वो बहुत अगर लार्ज डिपॉजिट एरिया में अगर वो डिपोज होते हैं उसको लूजेस कहते हैं। तो लार्ज डिपॉजिट एरिया जो आपको चाइना में मिल जाएगा। तो सो होप आपको इस पूरे सेक्शंस को आपने समझ गया। कुछ फिगर आपको एनसीईआरटी से ही देखनी पड़ेगी। तो वाई डू प्लेटेड्स मूव, तो प्लेट्स क्यों मूव करते हैं? मूव इसलिए करते हैं कि मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड होता है। मैग्मा के मूवमेंट के वजह से ही ऊपर के अंदर में प्लेट मूव करते हैं। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में मैंने बता दिया है कि एक्सोजेनिक जो फोर्स होती हैं, जो फोर्स अर्थ सरफेस के अंदर में लगती है, द फोर्स वर्क ऑन द इंडोजेनिक जो होती है वो अंदर में लगती हैं, जो एक्सोजेनिक ऊपर में लगती हैं। तो होप से ये हो गया। इरोजन क्या होता है? ये एक किसी भी एजेंट के थ्रू, वाटर एयर के थ्रू जो चीज़ वेयरिंग हो जाती है और वहाँ से वो लैंडस्केप कट जाता है, उसको कहते हैं इरोजन। सैंड डूम्स के बारे में मैंने बता दिया। सैंड डूम्स जो है एक छोटा छोटा हील का स्ट्रक्चर बन जाता है, डिपोजिशन ऑफ सैंड, ठीक है, इन डिजर्ट्स। अब है बीचेस कैसे फॉर्म करते हैं। बीचेस जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं वेव्स की, जो सी वेव्स आती हैं और सी वेव्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं शोर पे, जो किनारे पे, और वहाँ छोड़ देती है। वहाँ पे वो आपको बीचेस बन जाते हैं। ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं? ऑक्सबो लेक जो बनते हैं वो होता है मेंडर लूप जो होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं मेन रिवर से, और कट ऑफ होने के बाद एक लेक बना लेते हैं, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, विच इज़ नॉट इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स का इरोजनल फीचर क्या नहीं है? तो बीच बनता है, सी केव बनता है। क्लीफ जो है इरोजन के वजह से नहीं बनता है। ये स्टीफनेस है, सी स्टीफनेस, ठीक है, ये स्टीफनेस है। तो इरोजन के वजह से क्लिफ सी वेव्स नहीं बनता है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन है। द डिपोजिशन फीचर ऑफ ग्लेशियर का डिपोजिशन फीचर जो है उसको क्या कहते हैं? तो मोरेन्स कहते हैं, अभी मैंने बताया। विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो तीसरा का जो है हमारा वैल्केनो होता है, फोल्डिंग एंड फ्लड प्लेन, ये सब नहीं आता है, सडन मूवमेंट की वजह से वैल्केनो आता है। मशरूम इज आर द फाउंड इन, कहाँ? डिजर्ट में पाए जाएंगे, क्वाइट ऑब्वियस। मशरूम्स रॉक्स जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। ऑक्सबो लेक इज फॉर्म्ड इन, कहाँ पे? ग्लेशियर, रिवर वैली, डिजर्ट। तो रिवर वैली में बनेंगे ऑक्सबो लेक। अब आते हैं, ग्लेशियर है, मेंडर्स है, बीच है, सैंड डून्स हैं, वाटरफॉल्स है, अर्थक्वेक है। तो ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर जो रिवर ऑफ आइस को कहते हैं ग्लेशियर्स, ये आपको मैंने बताया। मेंडर्स क्या है? रिवर्स हैं। बीच क्या है? सी शोर है। सैंड डून्स डिजर्ट में है। वाटरफॉल का क्या होता है? हार्ड बेड रॉक होता है। अर्थक्वेक क्या आता है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ होता है। अब यहाँ पे सम रॉक्स आर शेप्स ऑफ द मशरूम्स। तो जो रॉक्स होती हैं कुछ, जो क्या होते हैं कि जो भी क्या कहते हैं, रेगिस्तानी इलाके में जो रॉक्स होती हैं वो नीचे से कट जाती हैं, ऊपर में उसका शेप ऐसे ही का ऐसे ही रहता है, उसी को मशरूम्स कहते हैं। जब रेगिस्तान में आप जाएंगे तो लोअर सेक्शन ऑफ रॉक्स जो ज़्यादा कटा रहता है अपर सेक्शन से, और वो नैरो बेस बन जाता है, वाइडर टॉप होता है, तो मशरूम की तरह दिखता है। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फॉलेटाइल। होता क्या? फ्लड्स प्लेन जो डिपोजिशन है फाइन सॉइल की हो जाती है, अदर मटेरियल जो सेडिमेंट आते हैं बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है वहाँ पे। और सी केव जो है वो टर्न हो जाता है स्टैक्स में। तो वो क्यों होता है? जब सी वेव्स स्ट्राइक करती हैं रॉक पे और रिजल्ट क्या करती हैं? क्रैक कर देते हैं डेवलप करने के बाद बिगर ओवर द टाइम, और वो हॉलो कर देती है कैफ को। केव जो रॉक बनाता है उसके बाद सी केव बनता है। सी केव बनने के बाद उसमें बिगर हॉल बनता है टाइम टू टाइम, और वो रूफ में चेंज हो जाता है। रूफ फिर सी आर्क में होता है, और सी आर्क जब इरोड हो जाता है, उसका रूफ ख़त्म हो जाता है, ओनली वॉल लेफ्ट होता है, तब वो वॉल जो है, जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको स्टैक्स कहते हैं। और ये स्टैक्स जो है सी केव के टर्न होने के बाद स्टैक्स बनता है। बिल्डिंग क्लब्स ड्यू टू द अर्थक्वेक ऐसा है, द मोर बिल्डिंग इज नॉट सेफ
सेफ नहीं होता रेजिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशंस इन अर्थ, सो दे आर नॉट मेट फ्रॉम द अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बनते हैं। तो इसके वजह से जो क्लॉक कोलैप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से आपको हमें जो भी बिल्डिंग होनी बनानी चाहिए वो अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। तो होप सो आपको ये सारे वीडियोस मतलब सारे चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें।